कैंसर थेरेपी को हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास हमने जो ड्रग्स कल पढ़ी हैं वो हमारे पास थी एंटी मेटाबोलाइट्स और अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। उसी को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो आज हमने जो ड्रग्स पढ़नी है वो हमारे पास होंगी कि सम माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, प्लाटिनियम कंपाउंड्स, ठीक है, टोपोआइसोमरेज, ये सारी जो ड्रग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हूँ। हमारे पास होता क्या है कि जो भी सेल साइकिल है उसके कितने फेजेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले G1 फेज होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है S फेज, और इसके बारे में हमने कहा था कि ये जो फेज होता है वो आपके पास डीएनए सिंथेसिस फेज होता है, कि इस फेज में डीएनए की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी G1 फेज और G2 फेज जो होते हैं ये आपके पास प्रिपरेशन करते हैं सेल की। बाकी जो अ, हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं वो इस फेज में प्रोग्रेस, उनका प्रोसेस होता रहता है, वो प्रोड्यूस होती रहती हैं, ठीक है। और फर्दर आपके पास जो एम फेज होता है ना, इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दो हिस्सों में नहीं बल्कि एक जो सेल होगा वो आपके पास दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब सिमिलरली जैसे कि फेज है तो फेज के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग हैं जो कि स्पेसिफिक फेज को जाके इनहिबिट करती हैं, ठीक है। लेकिन आज हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो मेनली हमारे पास एम फेज को इन्वॉल्व करेंगी। मोस्ट कॉमनली एम फेज जो कि माइटोटिक फेज है, इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसको हम इनहिबिट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ये जो एस फेज होगा इसको ज्यादा से ज्यादा हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एस फेज को ड्रग्स टारगेट करती हैं उसमें हमारे पास है टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, टोपोआइसोमिरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये आपके पास एस फेज पे जाके लगेंगी। और थोड़ा बहुत इनका ना सम हाउ इनका काम जो होता है वो G2 फेज पे भी होता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग हैं जिसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, ठीक है। और ये आपके पास एम फेज पे जाके एक्ट करेंगी, इसको टारगेट करेंगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वो आपके पास रैंडमली एक्ट करती हैं, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास उसी क्लास में एक स्पेसिफिक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं ब्ल्यूमाइसिन, ब्ल्यूमाइसिन। और ये जो ड्रग होती है ये स्पेसिफिकली आपके पास एम फेज और G2 फेज इन दोनों पे जाके एक्ट करती है। और ये एमसीक्यूज है, यहीं से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके बारे में एमसीक्यूज है, पूछा जाता है। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके बारे में जो एमसीक्यूज है वो ये है कि ये कहाँ पे इसका जाके एक्शन होता है। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली G2 फेज जब आपके पास होता है, प्री माइटोटिक फेज के जो सेल ने माइटोसिस में इंटर होना है, तो उसमें यहाँ पे जाके आपके पास ये जो ड्रग होती है बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है और आपके पास जो सेल की ग्रोथ होगी वो रोक देगी। तो ये आपके पास ब्लूमाइसिन से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। यहां तक हम फर्दर आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो कॉमन साइड इफेक्ट थे कल हमने देखे थे कि हमारे पास कोई भी अगर एंटी कैंसर एंटी ट्यूमर थेरेपी कोई भी ड्रग हमारे पास एंटी कैंसर है तो उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है ना वो हमारे पास चार थे। कौन कौन से थे कल हमने बात की थी। सबसे पहले नंबर पे था हमारे पास कि एलोपेशिया, एलोपेशिया मतलब कि हेयर लॉस, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था कि GIT डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस मतलब पेशेंट जो होगा वो डायरिया कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसके साथ। और तीसरे नंबर पे हमारे पास माइलो सप्रेशन, माइलो सुप्रेशन। तो माइलो सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को हमारे पास डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट और तीसरे नंबर पे डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया, उसके अलावा हमारे पास अनीमिया और उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो ये तीनों के तीनों जो होंगे वो कम हो जाएंगे। काजिज इसकी मेन क्या थी हमने डिस्कस की कि हमारे पास जो हेयर सेल होते हैं वो भी आपके पास कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं। तो कैंसरस सेल आपके पास जो कैंसरस ड्रग होंगी
वो इनको अफेक्ट करेंगी। जीआईटी के सेल भी कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसको भी अफेक्ट किया जाएगा। और माइलोसुप्रेशन, बोन मैरो के जो सेल होते हैं वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो भी अफेक्ट होते हैं। कि जब हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास सेल्स हैं, हेयर सेल्स, जीआईटी सेल्स और हमारे पास बोन मैरो के सेल जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो चौथा जो साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था कि हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया के साथ जो होगा वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। हाइपर यूरिसीमिया, एंड व्हाट इज द काज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया? बिकॉज ऑफ द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। के क्या होगा कि बार बार जो ट्यूमर सेल होंगे उनकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। और ब्रेकडाउन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सेल के अंदर डीएनए होगा, डीएनए में आपके पास प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन्स आपके पास क्या होती हैं कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से हाइपर यूरिसीमिया होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए एमसीक्यूज आता है कि हाइपर यूरिसीमिया की ट्रीटमेंट, या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है आपके पास, तो इसको ट्रीट कैसे करना है? तो इसके लिए हम दो ड्रग देते हैं। पहले नंबर पे एलोप्यूरिनोल, ठीक है, एक ये ड्रग होती है, और दूसरी रेस ब्यूरिकेज, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो ये था कि सबसे पहले आपके पास जो प्यूरिन्स होती हैं, डीएनए जो था उसकी ब्रेकडाउन हुई, तो डीएनए में से प्यूरिन्स निकली। प्यूरिन्स आपके पास क्या करवाती हैं कि आगे आपके पास ये कन्वर्ट हो जाती हैं हाइपोजेंथीन में, फिर आपके पास ये कन्वर्ट होंगी जेंथीन में, और फिर आपके पास ये कन्वर्ट हो जाती हैं यूरिक एसिड में, ठीक है। तो इस वजह से जो यूरिक एसिड होता है ना वो आपके पास इस पाथवे की वजह से ब्लड में इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास इस जगह पे एक इंजाइम एक्ट करता है जिसको बोलते हैं जेंथीन ऑक्सीडेज, जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो एलोपिरिनोल जो आपके पास ड्रग है ये क्या करती है? एलोपिरिनोल इस जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगी। अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा तो आपके पास ये जेंथीन जो होगी ये फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब कि हाइपोजेंथीन की स्टेट में ही रह जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से आपके पास जो हाइपर यूरिसीमिया उसको कंट्रोल किया जाता है। और रेस्ब्यूरिकेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये यूरिक एसिड, इसी यूरिक एसिड को एलेंटोइंस में, एलेंटोइंस, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देती है। व्हाट इज एलेंटोइंस? आपके पास ये वो प्रोडक्ट होती है जो कि वाटर सोलेबल होती है, ठीक है। यूरिक एसिड को हमने किस में बदल दिया? एलेंटोइंस में। किसकी मदद से? रेस्ब्यूरिकेज की मदद से। तो एलेंटोइंस जो आपके पास वाटर सोलेबल प्रोडक्ट है और ये आपके पास सिक्रीट हो जाएगा, तो यूरिक एसिड जो होगा वो ब्लड में इंक्रीज नहीं होगा। यहां तक बातें सारी हो गई थी। ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे आज कल, जब भी आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ेंगे तो ये वो कॉमन चीजें हैं जो कि आपको सबके साथ रिलेट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो ड्रग है ना टोपो आइसोमरेज, ये जो इंजाइम है इसकी इनहिबिशन से हम किस तरह से जो इफेक्ट है वो ले सकते हैं, तो हम कैसे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर, आइसोमिरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। हमारे पास ये जो एंजाइम होता है ये कुछ इस तरह से एक्ट करता है कि यहाँ पे अगर मैं डीएनए का स्ट्रैंड बनाऊं, ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, सॉरी, हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड। तो जब आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, तो रेप्लिकेशन के दौरान पता क्या होता है कि हमारे पास ये जो डीएनए है यहां से क्या होता है कि डीएनए को एक एंजाइम होता है हेलिकेज जो कि इसकी अनकॉइलिंग करवा देता है, इस तरह इसको खोल देता है। दोबारा से इसको इधर बनाता हूं मैं कि आपके पास क्या था, ये प्रॉपर डीएनए था, ये आपके पास ये डीएनए है, ठीक है। तो दरमियान में आपके पास क्या हुआ कि इसको ओपन कर दिया गया, दोनों स्टैंड ओपन कर दिए गए, और बाकी के बाकी जो है वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वो वैसे के वैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फोक बना है, रेप्लिकेशन फोक ये जो बना है, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम होता है जो कि ये आपके पास इसको ओपन करवाता है। बाकी का बाकी जो डीएनए वो प्रॉपर वैसे का वैसे है। अब टोपोआइसोमरेज की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपने कभी, आपके पास रोप हो ना, रोप रस्सी अगर है आपके पास, तो रोप को जब आप इस तरह खोलते हैं ना तो वो एक तरफ, जब हम अनटाई करते हैं तो एक तरफ सारी अकोमोलेट हो जाती है। अगर हमने दरमियान से हेलिकेज को खोला तो हमारे हेलिकेज की मदद से डीएनए को खोला, तो पता क्या है कि डीएनए आपके पास इस तरह से है,
ठीक है। अब जब हमने इसको खोला तो एंड पे पता क्या होगा कि सारे का सारा अकोमोलेट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से सारे का सारा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आपस में इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। ठीक है, बाकी वो तो बन गया, लेकिन जो रिमेनिंग था वो आपस में बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, आपस में डीपली उसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया। तो ये जो कंडेंसेशन होती है डीएनए की, ये बहुत ही ज्यादा आपके पास कंडेंसली जो रैप हो चुका है। तो इसको खोलने के लिए, मतलब कि ये जो इस तरह का प्रोसेस हो चुका है, इसको खोलने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। वो पता क्या करता है, ये जो आपके पास कंडेंस्ड डीएनए पड़ा हुआ है ना, इसको क्या करेगा, इसको पहले तो इसकी क्लीवेज करेगा, मतलब इसको तोड़ेगा, इसको एक तरफ से तोड़ के दोबारा से ये जो आपके पास क्वाइल्ड डीएनए इसको रिक्वाइल करेगा, रिक्वाइल करके दोबारा से इसको सही फॉर्म में जोड़ देगा। ठीक हो गया, मतलब कि इसको दोबारा से वो ठीक करता है, ये जो अनटाई करता है, टाइड हो जाता है ना जो आपस में, उसको अनटाई करता है। तो ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम होता है। अब हम अगर ड्रग दे देंगे टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, तो हमारे पास क्या होता है कि टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर हमने ड्रग दे दी, तो ये जो आपके पास क्वाइल्ड डीएनए दोबारा से अनक्वाइल नहीं होगा। तो अगर अनक्वाइल नहीं होगा तो हमारे पास सेल के अंदर पड़े हुए ही एंजाइम जो होंगे वो इस डीएनए को क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। जब मार देंगे तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से जो आपके पास कैंसर सेल था उसको क्या करवा सकते हैं कि हम मार सकते हैं। ठीक है, तो एक ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब टोपोआइसोमरेज आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास होता है टोपोआइसोमरेज 1 और एक होता है आपके पास टोपोआइसोमरेज 2। दो इंजाइम होते हैं ये आपके पास। टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है वो सिंगल स्टैंड की अनकॉइलिंग करता है, और 2 जो होता है वो डबल स्टैंड की अनकॉइलिंग करता है। अब जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास पहले तो टोपोआइसोमरेज टीआईपी में लिख देता हूं, टोपोआइसोमरेज 1 आपके पास, इसके जो इनहिबिटर्स हैं ना वो आपके पास होते हैं इरेनोटिकन, इराइनोटिकन, इराइनोटिकन, और दूसरे नंबर पे आपके पास टोपोटिकन। ठीक है, तो आपके पास ये जो टीकन एंड पे आ रहा है ना, तो इससे आप इसको आइसोमरेज 1 इनहिबिटर है ना, तो टीकन की जगह आप इस तरह लिख सकते हैं ना, टीक 1, T1 आप लिख सकते हैं। तो मतलब टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं आपके पास, इनका काम ये है कि ये डबल स्टैंड आपके पास जो टोपो आइसोमरेज 2 उसके इनहिबिटर हैं, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आपके पास हैं इटोपोसाइड, इटोपोसाइड एंड नेक्स्ट वन इज द टेनिपोसाइड, एटोपोसाइड एंड टिनिपोसाइड। ये दो ड्रग्स होती हैं जो कि टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर हैं। मोस्ट कॉमनली हम इसको कब यूज करते हैं, तो हमारे पास जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है ना, तो उसमें ये यूज किया जा सकता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर, मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर ट्यूमर में टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर जो हैं वो यूज करते हैं हम। ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास किस कैंसर में हम इसको यूज करते हैं। अदर देन टोपोआइसोमरेज मतलब टेस्टिकुलर कैंसर के अलावा हम इन ये जो ड्रग्स होती हैं ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर, स्मॉल लंग कैंसर, इन सब में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर कैंसर में यूज किया जाता है। और टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर जो है वो हमारे पास हम उसको यूज करते हैं कोलोन कैंसर और उसके अलावा ओवेरियन कैंसर, इसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, साइड इफेक्ट जो हैं वो सेम ही है बाकियों के साथ। जो जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग होंगी वही चार के चार जो हैं, एलोपेशिया, ठीक है जी, उसके अलावा बोन मैरो सुप्रेशन, ठीक है, डायरिया और हाइपर यूरिसीमिया। इसके अलावा हमारे पास इसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करती है, और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे जाके एक्ट करता है। तो ये आपके पास जी, ये जो डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस एस फेज में हो रही होती है, तो मोस्ट कॉमनली आपके पास एस फेज को जाके ये टारगेट करते हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज जो आएगा ना वो इतना इजी नहीं आएगा, वो प्रॉपर आपके पास एक केस देगा कि पेशेंट को टेस्टिकुलर कैंसर है
उसको हम एक ड्रग से ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब हम उसको ड्रग से ट्रीट करवा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमारे पास आ रहा है कि पेशेंट को माइलोसुप्रेशन एलोपेशिया डायरिया हो रहा है। तो अब आप हमें बताएं कि वो जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा वो स्पेसिफिकली सेल साइकिल में कहाँ जाके इफेक्ट करेगा। तो अगर आपको पता होगा कि टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो एस फेज को जाके इनहिबिट करते हैं तो फिर ही आप उसको पिक कर पाओगे। टोपोआइसोमरेज एस फेज और G2, मोस्ट कॉमनली एस फेज को, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस इधर हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हम क्लास को डिस्कस करते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हमारे पास ये जो क्लास होती है ये एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियल इसको इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास इसका जो ओरिजिन है ना वो बैक्टीरिया से है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारे पास ये बैक्टीरिया होते हैं। तो हम यहां से इस बैक्टीरिया से ये जो ड्रग है ना उनका ओरिजिन जो है ये बैक्टीरिया होता है। तो इसी वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये एंटीबायोटिक एंटी ट्यूमर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स होती हैं इसमें मोस्ट कॉमनली 3 ड्रग्स हैं। डेक्टिनोमाइस डेक्टिनोमाइसिन, उसके अलावा हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन और प्लस हमारे पास ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले मैंने आपको थोड़ा बताया ऊपर, ठीक है। तो आपके पास वो जो है वो मोस्ट कॉमनली G2 फेज को इनहिबिट जाके कर देती है। तो हम बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले एंथ्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होती हैं, एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है। ये हमारे पास जो ड्रग हैं एंथ्रासाइक्लिन क्लास, इसमें मोस्ट कॉमनली 2 ड्रग्स होती हैं, डॉक्सोर्यूबसिन एंड प्लस हमारे पास डोनोर्यूबसिन, ठीक है जी। ये 2 ड्रग जो हैं वो मोस्ट कॉमन है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास तीनों का ये दोनों ड्रग जो हैं वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब डिफरेंटली अफेक्ट करेंगी। या तो हमारे पास ये जो होंगी ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगी, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन, ठीक है। या ये जो ड्रग्स होंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, इनहिबिट टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम, ठीक है जी, इसको इनहिबिट कर देंगी। और फर्दर आपके पास ये क्या करेंगी, इंटरक्लेट इनटू द डीएनए, इंटरक्लेट इन डीएनए, डायरेक्टली आपके पास डीएनए में इंटर हो जाएंगी और वो डीएनए को आपके पास फर्दर आगे प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस होता है वो नहीं होने देंगी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके जरिए ये काम करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है ना वो फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स में हमारे पास होता है कुछ इस तरह से है कि इसका स्ट्रक्चर होता है पहले आपके पास, फिर उसके बाद ये क्विनोन जो होता है ना, क्विनोन सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सेमी क्विनोन में, सेमी क्विनोन में, ठीक है। और ये सेमी क्विनीन, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है सेमी क्विनीन, दोबारा से ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है क्विनोन में। लेकिन लेकिन फर्दर पता क्या करती है कि यहाँ पे आपके पास ये क्या होगी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे ये आपके पास फ्री रेडिकल्स बना देती है। ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड, फर्दर आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फर्दर आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल। ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना, ये जो आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपके पास क्या चाहिए होता है, इसको आयरन चाहिए होता है, ठीक है। तो आयरन की मदद से ये आपके पास हाइड्रोक्सिल ये फ्री रेडिकल आयन बना लेगी और ये जो होगा ये आपके पास क्या करेगा कि हार्ट के जो मायोसाइट्स है ना, हार्ट के मायोसाइट्स, ठीक है जी, जो आपके पास सेल्स होते हैं मायोसाइट सेल्स होते हैं, उनको जाके ये डैमेज करेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ड्रग हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमने देख लिया कि ये जाके हार्ट को डैमेज कर रही है हमारे पास, और इसके अलावा ये जो सेल्स होंगे फ्री रेडिकल्स अगर बन रहे हैं तो ये आपके पास जो कैंसरस सेल है उनको भी जाके डैमेज करेंगी। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ना
वो आपके पास पेपर में आएगा कि इसका साइड इफेक्ट जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है। साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि ये आपके पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा देगी ये जो ड्रग होती है, ठीक है जी। और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पेशेंट को देंगे डेक्सरेजोक्सिन, डेक्सरेजोक्सिन। ये क्या करती है, ये आपके पास आयरन चिलेटर एजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एंड प्रोडक्ट जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होकर फ्री रेडिकल्स बना रही होती है ना, तो इसको आयरन चाहिए होता है, तो ये क्या करेगी कि ये आयरन के साथ बाइंड होके सारे आयरन को बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो डेक्सरेजोक्सिन जो आपके पास ड्रग है वो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, ठीक है जी। अब जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, डॉक्सोरिबोसिन और डेनोरिबोसिन, ये दो ड्रग्स हैं। और तीसरा जो इसका रिवर्सिबल इफेक्ट आता है वो भी हमारे पास जो ड्रग है डेक्सरेजोक्सिन, ये भी डी से ही शुरू होती है, ये तीनों डी 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 वाली हैं। तो डी से क्या होता है कि दिल, तो दिल पे इसका इफेक्ट है, और किस तरह से ठीक करना है वो भी दिल के साथ लगा के डेक्स रेजोसिक्स रेजोक्सिन जो आपके पास होता है उसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। आयरन चिलेटर हमारे पास ही होता है। और ये आपके पास एमसीक्यूज है, ये आपने कभी भी नहीं भूलना कि हम किसी बंदे को एंथ्रासाइक्लिन के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए हमने कौन सी ड्रग देनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास डेक्टिनोमाइसिन। तो डेक्टिनोमाइसिन जो है, डेक्टिनोमाइसिन वो वही बात है कि हमारे पास क्या करेगी कि ये इंटरक्लेट इनटू द डीएनए, इंटरक्लेट इनटू डीएनए, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेगी, डीएनए में इंटरक्लेट होके फर्दर डीएनए की फॉर्मेशन को जो होगा वो रोक देगी। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये जो ड्रग होती है ना, अगर पेशेंट में ऐसा मतलब सिनेरियो इस तरह का आ रहा है कि जो भी ट्यूमर है, जैसे कि हमारे पास विल्म्स ट्यूमर हो सकता है, विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास इविंग सारकोमा, सारकोमा। तो ये जितने भी ट्यूमर्स हैं ना, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली किस में होते हैं, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में। तो अगर आपके पास आपने पहले इसको डायग्नोज कर लिया कि ये जो ट्यूमर का पूछ रहा है ना वो हमसे, ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होते हैं, तो चिल्ड्रन के ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी ड्रग दोगे, तो वो आपके पास होती है डेक्टिनोमाइसिन, ठीक है जी। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो वही है, माइलोसुप्रेशन, फर्दर आपके पास जीआईटी, डायरिया, एलोपेशिया वो कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ठीक है। और ये क्या करती है कि ये आपके पास फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करती है, सेम जैसे क्विनोन को सेमी क्विनीन में मैंने प्रोसेस पहले दिखाया आपको, फ्री रेडिकल्स बनेंगे और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली G2 फेज पे जाके अफेक्ट करती है सेल को, G2 फेज पे। ये एमसीक्यूज के लिहाज से अहम बात है। और ब्ल्यूमाइसिन हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि एक इंजाइम होता है हमारे पास बॉडी में, ब्ल्यूमाइसिन हाइड्रोलेज, ठीक है। ये क्या करता है कि ये ब्लूमाइसिन को क्या करता है कि इनएक्टिव कर देता है। लेकिन ये जो एंजाइम होता है ना वो आपके पास डेफिशिएंट होता है, उसकी कमी होती है कहाँ कहाँ, एक तो वो स्किन में आपके पास ये एंजाइम कम होता है, और दूसरा लंग्स में ये जो एंजाइम होता है वो कम होता है। तो अगर इन दोनों जगह पे एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो आपके पास इसका जो साइड इफेक्ट आता है मोस्ट कॉमनली या तो स्किन पे आएगा, तो स्किन पे ये क्या करवा देती है, हाइपर पिगमेंटेशन। और लंग्स में हमारे पास पल्मनरी फाइब्रोसिस, पल्मनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ड्रग्स हैं जिसके रिलेटेड हमने बात पढ़ ली है कि वो पल्मनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं। अभी तक हमने पढ़ी बुसल्फान, ठीक है जी, वो कौन सी थी, अल्कालेटिंग एजेंट। उसके अलावा ब्ल्यूमाइसिन, ब्ल्यूमाइसिन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मेथोट्रेक्सेट। ये तीनों की तीनों जो हैं वो पल्मनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं, मेथोट्रेक्सेट। यहां तक बात हो गई जी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मोस्ट कॉमनली ब्ल्यूमाइसिन है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, तो टेस्टिकुलर कैंसर में हम इसको यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर कैंसर्स में हम इसको यूज करते हैं।
तो जो आपके पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स थी वो क्लास खत्म हो गई है। फर्दर हम आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, ठीक है। तो आपके पास होता कुछ इस तरह से है, ये जो ड्रग्स होती हैं वो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करेंगी। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल आपके पास जो सेल्स की सेपरेशन है, मतलब माइटोसिस फेज के अंदर आपके पास जो सेल्स डिवाइड होता है ना, उसको मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती हैं। इसमें हमारे हमारे पास जो क्लासेस है ना माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, दो क्लासेस हैं। पहले हम क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। एक को हम बोलते हैं टेक्सेंस और दूसरी हमारे पास होती है विनका एल्कलॉइड्स, एल्केलॉइड्स, ठीक है। और टेक्सेंस में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, टेक्सल आएगा सबके एंड पे, टेक्सल, टेक्सल, ठीक है। कौन सी आपके पास? डोकीटेक्सल और पैक्लीटेक्सल। और विनका एल्केलॉइड्स जो क्लास है इसमें आपके पास विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है जी। तो ये दो क्लासेस हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर। सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास किस फेज में जाके जो होता है, जो सेल डिवाइड हो जाता है, तो वो आपके पास माइटोसिस फेज में। तो माइटोसिस फेज में जब सेल की डिवीजन होती है ना, तो वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगी वो इस तरह से, पहले आपके पास ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है जी, ये क्रोमोसोम है। और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल जो होंगी वो इसके साथ अटैच होंगी दोनों तरफ से, ठीक है। और इसको सेपरेट कर देती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, उसके सिस्टर क्रोमेटिड दोनों तरफ से सेपरेशन करवा दी जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सबसे पहले, ये जो दरमियान में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं ना, ये माइटोसिस का मेटाफेज होता है, जिसमें मेटाफेज, मेटाफेज इसमें पता क्या होता है कि क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर। फिर फर्दर आपके पास मेटाफेज से फर्दर नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनाफेज। और एनाफेज में आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं कि दोबारा से माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं दरमियान में आपके पास जो थे वो क्रोमोसोम थे, लेकिन वो अब सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये देखें आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स ने उनको एक एक पकड़ के अलहदा कर दिया, दरमियान में ये सेपरेट हो गया, ठीक है। जब ये सेपरेशन इनकी हो जाती है तो सेपरेशन होने के बाद आपके पास ये भी सेल में फर्दर और ये भी आपके पास फर्दर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे का सारा काम क्या था? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब होता कुछ इस तरह से, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर पहले सबसे ऊपर आ जाते हैं। हम दिखाता हूं मैं ये इस फेज पे कि एम फेज पे जाके एक्ट करेंगी, ठीक है, माइटोटिक फेज के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर। और नेक्स्ट ये होता है कि ये दो तरह से काम करती हैं। पहले जो हमने बात की थी ना, हमारे पास ये टेक्सेन्स जो हैं ये करेंगी हाइपर स्टेबलाइज पोलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हाइपर स्टेबलाइजेशन करवा देती हैं टेक्सेन्स जो हैं, हाइपर स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ऑफ पोलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और उसके ऑपोजिट हमारे पास जो विनका एल्कलॉइड्स है, ये आपके पास पता क्या करती है? ये इनहिबिट्स इट्स पोलीमराइजेशन, इनहिबिट्स इट्स पोलीमराइजेशन, कि इसकी पोलीमराइजेशन को ये इनहिबिट कर देगी। दोनों बातें क्या है मैं बता देता हूं आपको। स्टेबलाइजेशन में आपके पास होगा ये कि ये इसी फेज में इसको लॉक कर देगी, स्टक कर देगी। यहां पे आपके पास क्या हुआ था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों बन चुकी हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बनी हुई हैं और ये आपके पास मेटाफेज जो प्लेट है उसके ऊपर अरेंज है प्रॉपरली, तो अब होगा क्या कि यहीं पे इसको स्टेबलाइज कर दिया जाएगा और ये फर्दर आपके पास सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये काम होता है टैक्सीन्स का। कौन कौन से आपके पास हैं? डोकीटेक्सल, पैक्लीटेक्सल, तो ये काम हो गया। और दूसरी आपके पास जो विनका एल्कलॉइड्स है, वो ये जो ट्यूब्यूल्स है बनने ही नहीं देती। अगर ट्यूब्यूल्स बनने ही नहीं देंगी
अगर ट्यूब्यूल्स ही नहीं बनेगी तो आपके पास किस तरह से क्रोमोसोम जो होंगे वो सेपरेट होंगे, और फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस कैसे चलेगा? माइटोसिस होगी नहीं, सेल डिवाइड होगा नहीं। तो ये इनका दोनों का काम होता है। टैक्सेन्स जो हैं वो हाइपर स्टेबलाइज पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, प्रिवेंट माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन। और दूसरी जो विनका एल्कलॉइड्स हैं वो आपके पास जो हैं इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, के वो जो पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के पहले जो बननी होती है ना वो बनने ही नहीं देती, कि जो आपके पास पहले बनेगी वो बनने ही नहीं देंगी। दोनों काम हो गए। अब इनका जो साइड इफेक्ट है वो आपके पास जो टैक्सेन्स है ना, ये वाली जो ड्रग्स हैं, इनका जो आपके पास डोकीटेक्सिल और पैक्लीटेक्सिल, ये आपके पास माइलोसप्रेशन एलोपेशिया वो कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास ये करवाती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हम ये ड्रग्स दे रहे हैं तो उसके नतीजे में उसको क्या होगा? हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म, और फर्दर आपके पास स्किन रैश मिल सकते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट के लिए साथ उसको ग्लूकोकोर्टिकाइड देते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ड्रग देते दी जाती हैं ताकि हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया जा सके। इसी के अपोजिट हमारे पास ये जो ड्रग हैं विनका एल्कलॉइड्स क्लास की, विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो वो है, जो विन क्रिस्टिन है, इसका है कि ये आपके पास क्या करवा देती है? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ये काज करवा देती है। ठीक हो गया जी। तो यहां तक हमारे पास थी बात माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स की, कब कब किस किस कंडीशन में देनी है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो आपके पास सोलर ट्यूमर्स में हम यूज करते हैं। सोलर ट्यूमर्स मुराद हमारे पास ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, और फर्दर हमारे पास ल्यूकीमियाज हो सकते हैं, और लिम्फोमास, मोस्ट कॉमनली लिम्फोमा जो है ना उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास एक जो ट्यूमर होता है ना, हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, अच्छा इसकी ना मैं बाद में बताता हूँ आपको कि इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो बाद में बताता हूँ। फर्दर एक क्लास रह गई है हमारे पास, प्लाटिनम कंपाउंड्स, प्लाटिनम कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, सॉरी, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो प्लाटिनम कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम है जैसे अल्कालाइटिंग एजेंट का था। किस तरह से? कि अगर डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए, तो आपस में ये क्या करवा देता है कि ये आपके पास उसके साथ ग्रुप अटैच करवा देता है, इस ये प्लाटिनम ग्रुप को अटैच करवा देता है, और अल्कालेटिंग एजेंट जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप को अटैच करवा देते हैं, ठीक है। तो जब अटैच हो जाएगा तो डीएनए आपके पास, डीएनए के जो इंजाइम है वो इसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम लाइक अल्कालेटिंग एजेंट। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इन सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? आपके जो टेस्टिकुलर, उसके अलावा वही ओवेरियन, ब्लैडर, ठीक है जी, ओवेरियन ट्यूमर, ब्लैडर ट्यूमर, जीआईटी, लंग कैंसर, इन सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो बड़ा खतरनाक है कि ये आपके पास ऑटोटॉक्सिसिटी काज करवा देता है, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी या ऑटोटॉक्सिसिटी, हम इसको कंट्रोल करने के लिए इसके साथ हम ड्रग यूज करते हैं, एमिफोस्टीन, एमिफोस्टीन, ये ड्रग हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर है, कि फ्री रेडिकल्स के साथ आपके पास बाउंड हो जाएगी और उसको अटैक नहीं करने देगी। मोस्ट कॉमनली ये जो ड्रग्स होती है ना, प्लाटिनियम कंपाउंड्स की जो ड्रग होती हैं वो मोस्ट कॉमनली पीसीटी के जो सेल है ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे पास जब हम रीनल में जाएंगे तो मोस्ट बहुत ज्यादा डीपली हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीसीटी सेल को, अब इसमें जो ड्रग्स होती है ना सब के एंड में प्लाटिन आएगा, ठीक है, सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, ठीक है। तो ये आपके पास ड्रग होती हैं। सारी की सारी जो ड्रग हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सब के साथ रिलेट करवा देता हूँ कि हमारे पास इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेशेंट बना लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास पेशेंट है, और इस पे हम सारे के सारे साइड इफेक्ट जो होंगे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से वी हमने कर दिया, ये वी बना दिया हमने, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास ये भी हमने वी बनाया है, वी ग्रीन से बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि इसके ईयर्स हैं, तो ईयर्स ये सी शेप, लाइक सी, ठीक है। इसकी किडनीज जो हैं वो भी सी शेप है, ठीक है जी। फर्दर हमारे पास यहाँ पे हम इसके लंग्स बना देते हैं, जिस पे हम लिख देते हैं कि ये बी शेप के लंग्स हैं इसके, और इसका जो दिल है वो डी से हम प्रेजेंट कर देते हैं। डी से दिल हो गया, किडनीज आ गई, पीछे क्या रह गया हमारे पास। इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट के पास ब्लैडर भी तो होता है ना, यूरिन भी तो करेगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास जितनी, ये जो डायग्राम मैंने अल्फाबेटिकली मतलब कि प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपको, तो जिस फर्स्ट लेटर है ना वो उसके अकॉर्डिंग ड्रग का जो होगा वो साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको वी नजर आ रहा है, तो वी आपके पास लेग्स, हैंड्स और ब्रेन की तरफ। तो आपके पास जो ड्रग होती है ना विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन ये जो ड्रग होती है कौन सी क्लास की है आपके पास, ये माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। आपके पास पेन, नंबनेस, ठीक है। तो ये और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो सारी कंडीशन जो होंगी वो विनक्रिस्टिन से रिलेटेड है। फर्दर आपके पास नेक्स्ट जो है वो सी नजर आ रहा है आपको, सी, ये भी सी है और इसके अलावा ये भी सी है। तो सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन कौन सी कैटेगरी है, कौन सी क्लास है, प्लाटिनियम कंपाउंड है। तो ये सिस्प्लाटिन के मैंने साइड इफेक्ट बताए थे कि ये आपके पास ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी हमारे पास क्या होगा कि हेयरिंग की जो आपके पास एडवर्स एडवर्स इफेक्ट आता है हेयरिंग लॉस का, और उसके अलावा आपके पास किडनी पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दो बातें होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास बी है, तो बी हमारे पास, बी से कौन सी ड्रग बनती है, बूसल्फान, ठीक है, और प्लस ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ठीक है। और इन दोनों का क्या काम है कि ये लंग फाइब्रोसिस काज करवाती हैं, तो लंग्स की लोकेशन पे हैं तो लंग्स फाइब्रोसिस। फर्दर हमारे पास डी है, डी हमारे पास दिल की लोकेशन है, तो डॉक्सीड्यूबासिन, और दूसरी होती है डोनोर्यूबासिन। तो ये क्या करवा देती हैं, ये आपके पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डीसीएम। फर्दर हमारे पास लीवर रह गया, तो लीवर भी आपके पास सी शेप का है। तो कल हमने पढ़ी थी साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ड्रग होती है वो क्या करवा देती है, सिस्टिक हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकेशन के हिसाब से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। फर्दर ये तो साइड इफेक्ट आ गए इसके रिलेटेड। चार कॉमन कौन कौन से हैं, एलोपेशिया होगा पेशेंट को, पेशेंट की जीआईटी डिस्टरबेंस होगी, पेशेंट को माइलोसुप्रेशन होगा, न्यूट्रोपीनिया, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और प्लस हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। तो ये आपके पास हैं जी टोटल, जो हमारे पास अगर हम नटशेल में बंद करें ना तो हमारे पास टोटल कीमोथेरेपी जो थी वो यही थी। अच्छा, अब बुक पे आ जाते हैं। बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है, वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाई है, ठीक है, कि आपके पास ये देख सकते हैं आप कि सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन ऑटोटॉक्सिसिटी काज करवाती हैं। उसके अलावा ये वी बना हुआ है, तो वी आपके पास विनक्रिस्टिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर। ये आपके पास सिस्प्लाटिन जो है ना ये आपके पास है प्लाटिनियम कंपाउंड, विनक्रिस्टिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, ब्लियोमाइसिन जो है वो आपके पास है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, और बूसल्फान जो है ये आपके पास है अल्काइलेटिंग एजेंट, डॉक्सीड्यूबासिन, डोनोर्यूबासिन ये दोनों आपके पास एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, एंड ट्रांसटूजुमब ये हमने भी पढ़ना है नेक्स्ट कल के लेक्चर में। सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन ये वही आपके पास आ गई। ये जो है वो आपके पास प्लाटिनियम, बिल्कुल
प्लाटिनम कंपाउंड जो है वो आपके पास आ गई ये फिर, और साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ये अल्काइलेटिंग जो है एजेंट वो है। बाकी उसने वही कहा है कि उसके अलावा आपके पास इंक्लूड माइलोसप्रेशन, न्यूट्रोपीनिया, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जीआईटी टॉक्सिसिटी, नोइया, वोमिटिंग, म्यूकोसाइटस और एलोपेशिया, वो बाकी बातें वही मिलेंगी। ये जो टेबल है ना ये हमने पढ़ना है। हमारे पास सबसे पहले एम एमीफोस्टीन मैंने क्या कहा था कि कब यूज करनी है हमारे पास, अगर प्लाटिनम कंपाउंड की टॉक्सिसिटी है या आपके पास, उसको साथ हम यूज करेंगे ताकि क्या हो कि पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है, तो फ्री रेडिकल स्क्वेंजर है नेफ्रोटॉक्सिसिटी फॉर प्लाटिनम कंपाउंड। डेक्स रेजोक्सिन हमारे पास हम कब यूज करेंगे, जब किसी बंदे को डॉक्सीरूबासिन और डनोरूबासिन, ये जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है ना, कार्डियोटॉक्सिसिटी काज करवाती हैं, तो उसके नतीजे में हम डेक्स रेजोक्सिन यूज करेंगे आयरन चिलेटर। ल्यूकोवरिन कब यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट प्रीकर्सर है ये। ठीक है जी, पहले बात हो चुकी थी कब किस कंडीशन में, मैथोट्रेक्सेट वाली कंडीशन में, कल का टॉपिक था मेसना साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से। ठीक है, सल्फाइड्रल कंपाउंड दैट बाइंड एक्रोलिन, तो सिस्टिक हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को हम ट्रीट करते हैं, मतलब उसकी जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके रिस्क को कम किया जाता है। रेस्ब्यूरिकेज मैंने बता दिया कि क्या करेगा कि एलेंटोइंस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो भी बात होगी लेक्चर के शुरू में। फर्दर हमारे पास ऑन्डेंसेट्रॉन, ये एंटी अमिटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा ना कि एंटी अमिटिक, ठीक है, अमिटिक वॉमिटिंग वाली, मतलब एंटी अमिटिक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, तो वॉमिटिंग नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि ये वॉमिटिंग को रोकती हैं। वाहद ऐसी ड्रग है, बाकी सब में हो जाता है फिट के, बंदा लिख देता है कि एंटी एमिट, बाकी सब में तकरीबन हम लगा देते हैं कि जी वॉमिटिंग है, साइड इफेक्ट वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग है। एंटी एमिटिक तो भाई वॉमिटिंग रोकने के लिए दे रहे हैं, तो उसका तो साइड इफेक्ट नहीं होगा ना। अच्छा, ये सारी ऑन्डेंसेट्रोन, उसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एंटी एमिटिक ड्रग है। जीआईटी में पढ़ेंगे हम डिटेल में। यहाँ पे हमें क्या बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी बंदे को कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग हो जाती है, कोई बंदा अगर कीमोथेरेपी ड्रग ले रहा है ना, तो उसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा नॉर्मल कंडीशन है। एक्यूट नोइया एंड वॉमिटिंग यूजुअली विद इन 1 to 2 आवर्स, अगर फौरी तौर पे आपके पास क्या हो रहा है कि वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको ऑन्डेंसेट्रोन, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये हम यूज करेंगे, ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेटोक्लोप्रामाइड, ये ड्रग हमने देनी है फौरी तौर पे अर्ली अगर वॉमिटिंग हो रही है। डिलेड वॉमिटिंग एप्रीपिटेंट, आपके पास NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो देंगे डिलेड नोइया एंड वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये जो न्यूट्रोपीनिया और अनीमिया, एपोइटिन अल्फा, ये आपके पास रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन है कि बाहर से हम एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं ताकि पेशेंट के अनीमिया जो है वो ठीक हो सके। और रिकम्बिनेंट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कोलोनी स्टिमुलेटिंग फॉर्म, आपके पास ये बाहर से हम देते हैं ताकि न्यूट्रोपीनिया को ठीक किया जा सकते। फिलग्रेस्टिम और सारग्रामोस्टिम, ये जो 2 ड्रग्स हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये टेबल हो गया हमारे पास, आखिरी ये बात भी हो गई है। उसके अलावा हमारे पास ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिर्फ रह गई हैं, ये कल इंशाल्लाह हम, कल क्लास होगी, कल बेशक संडे है क्योंकि हमने खत्म करना है, मंडे को हमने शुरू करना है अपना न्यू टॉपिक। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर की बात होगी, एस फेज और G2 फेज स्पेसिफिकली। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज है मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ। विन क्रिस्टन, ये एमसीक्यूज आएगा कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करवाता है, ये एमसीक्यूज है, हमेशा आएगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास टैक्सन, पैक्लीटैक्सन और डोकीटैक्सल जो है ये ड्रग्स, इसमें ये हाइपर सेंसिटिविटी, ये अहम बात है। किससे हम इसको ट्रीट करते हैं, प्लाटिनियम को एमिफोस्टीन से ट्रीट करते हैं, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी ये एमसीक्यूज है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, तो डॉक्सीड्यूबासिन और डोनोरूबासिन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और इरिवर्सिबल प्रिवेंटेड विद द डेक्स रेजोक्सिन, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे। ब्लियोमाइसिन जो है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे जाके, G2 फेज और M फेज, ये एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हाइपर पिगमेंटेशन करवाती है आपके पास ब्लियोमाइसिन, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक हो गया, तो